Hey students, good morning. Today's our new topic is administration produce record. Then how the administration produce record. In this topic, we have cleared the first, second, and third para. Today, I will start the fourth para. You be concentrate on your topic and try to understand carefully. Okay? देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन द 19th सेंचुरी। यहाँ से इन द 19th सेंचुरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट वर केयरफुली कॉपीड आउट द ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। देखिए, इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे जिस समय हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज शासन आई थी तो वो अपने रूल, अपने ऑर्डर्स और अपनी बैटल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए वो लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। डॉक्यूमेंट्स का एक उनका अपना रिकॉर्ड रूम होता था और उसमें ये सारे रिकॉर्ड को रखे जाते थे, जिससे कि आने वाली जो न्यू जनरेशन हो वो उनके बारे में ये जान सके कि अंग्रेज़ों के समय में जो उनका शासनकाल था वो कैसा था भारतवर्ष पे। ठीक है, तो उसी में आगे हम लोग देख रहे हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो ये प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेज दिए जाते थे, यानी जो भी उनकी रिकॉर्ड्स होते थे ना उसको वो जीरोक्स करते थे, केयरफुली कॉपीड को उस रिकॉर्ड्स को वो लोग कॉपी करते थे और कॉपी करने के बाद उस जो भी उन रिकॉर्ड्स होते थे वो लोग दूसरी शाखा को यानी दूसरी जगह पे उन लेटर्स को, उन कैलीग्राफ्ट्स को, उन राइटिंग को, उन डॉक्यूमेंट्स को वो लोग ज्ञापनों को आप दूसरी जगह पर भेज देते थे और आप आज भी उन अभिलेखगारों को देख सकते हैं, यानी कि उस कॉपीड को आप अभी भी आज भी देख सकते हैं। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल राइटिंग। उस सुंदर लिखावट को, उस सुंदर तरीके से रखे गए ज्ञापन को, पत्रों को आप आज भी देख सकते हैं। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम 19वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, उस समय के शुरुआती सालों में, with the spread of the printing, multiple copies of this record were printed as proceeding of each government department। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में इन सभी दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक इसकी नकलें बनाई जाती थीं और वहाँ के प्रांतीय अधिकारियों और वहाँ के रहने वाले अफसरों को ये भेज दिया जाता था, जिससे कि उसे वो रिकॉर्ड जो उनका ऑफिस है उसमें वो रिकॉर्ड बना करके रिकॉर्ड रूम में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रख सके। देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है कि 19वीं शताब्दी के मध्य स्टार्टिंग से ही 18वीं शताब्दी के अंत से ही हम लोग ये देखने लगे हैं, हम लोग को उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा कि जो अंग्रेज़ों ने शासन किया हमारे भारतवर्ष पर, उसमें उन लोगों ने कौन से रूल रेगुलेशन हमारे भारतवर्ष पे लगाए हैं, उनकी कॉपीज़ तक हम लोग को देखने को मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे दिया है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। देखिए इसमें क्या दिया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इन 1946 the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ship of the Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of the reports the Home Department got from the different dockyards. फर्स्ट है बॉम्बे। देखिए, यहाँ पे दिया है कि कैसे सन 1946 में भारत की जो कॉलोनियल सरकार थी, औपनिवेशिक जो सरकार थी, वो कैसे हमारे नेवी, भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। यानी हमारे 1946 के समय में जो हमारी नौसेना थी वो कैसे बगावत पे उतर आई थी, तो उसको हमारी औपनिवेशवादी सरकार भारतवर्ष में जो कि अंग्रेज़ों की थी वो उसको कुचलने का प्रयास कर रही थी।
उसी समय विभिन्न बंदरगाहों में गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। यानी होम डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जो था उसको कुछ बंदरगाहों से ये रिपोर्ट भेजी जा रही थी कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है और कैसे यहाँ पे औपनिवेशिक गवर्नमेंट जो है वो हमको कुचलने की, हमको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो पहला बंदरगाह बॉम्बे है। देखिए, अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ से, ठीक है। अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप एंड इस्टेब्लिशमेंट रॉयल नेवी शिप एंड रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर्स। देखिए, यहाँ पर इस बात का इंतज़ार कर लिया गया है कि जो हमारी सेना है वो जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले, ठीक है। यानी मुंबई में वहाँ पे ये इंतज़ार किया जा रहा है कि अंग्रेज़ों की जो सेना है वो हमारे यहाँ के जहाज़ों, भारतीय जहाज़ों और यहाँ के जो भी दफ्तर्स हैं, जो भी ऑफिस हैं, उन पर उनका कब्जा हो जाए और शाही नौसैनिक जो है वो उनकी जहाज़ें जो हैं अभी भी बंदरगाहों से बाहर ही है। यानी कि उनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, उनको बंदरगाहों से उनकी जो जहाज़ें हैं वो दूर रखी जा रही हैं। जब व्यापार करेंगे नहीं तो वो कैसे बढ़ेंगे आगे, इसीलिए उनके जहाज़ को ही नहीं भेजे जाने दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कराची। 301 माइनॉरिटीज आर अंडर अरेस्ट एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड। ऑल एस्टेब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड्स। देखिए, अगर हम कराची के बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ अन्य जिनसे कि और भी हैं जिन पे कि डाउट है कि वो भी विद्रोही हैं, उनको भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। इस तरह से सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं, यानी कि जितने भी सैनिक हैं हम भारतवर्ष के, वो सब वहाँ पर निगरानी में रखे जा रहे हैं। विशाखापट्टनम में देखिए क्या हो रहा है। विशाखापट्टनम, द पोजीशन इन द कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ ऑकर्ड। देखिए, विशाखापट्टनम में जो सिचुएशन है बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। देखिए, ये जो है ना, जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ, ये सब हमारे यहाँ के बंदरगाह थे। हमारे जिस समय अंग्रेजी शासन थी हमारे भारतवर्ष में, तो वहाँ पे 1946 के समय की ये बात चल रही है। ये सब बंदरगाह हैं और ये बंदरगाह क्यों होते थे? हमारे भारतवर्ष में पहले बंदरगाहों से ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य होता था, ठीक है। यानी जल मार्ग से ही सबसे ज़्यादा हम लोग व्यापार करते थे और जब हम व्यापार करेंगे तभी तो हम उपनिवेश में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे व्यापार को भी अंग्रेज़ों के द्वारा रोका जा रहा था। आगे देखिए, मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप एंड एस्टेब्लिशमेंट नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्ट दैट अ फ्यू मेन में रिफ्यूज टू वर्क। देखिए, विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर जो सैनिक गार्ड थे उनको तैनात कर दिया गया था और किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए, ठीक है। यानी वहाँ पर इतना फोर्स दिया जा रहा था नेवी आर्मी को हमारे यहाँ के कि वहाँ की जो आर्मी थी वो भी अब डर के मारे भागने वाली थी। वो व्यापार भी नहीं कर पा रही थी और दफ्तरों से, अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से वो लोग आगे की तरफ मूव बैक हो रहे थे, वहाँ से पीछे हट रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर है, देखिए इसे। द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920। देखिए, ये जो आर्चिव मतलब यहाँ पर अभिलेखगार है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे वो यहीं पर 1920 की शताब्दी दशक में ये बनाया गया था और यहीं पर हमारे सभी नेशनल आर्चिव्स जो हमारे राष्ट्रीय अभिलेख हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो अभिलेख हैं वो सब यहाँ पर बना करके रखे जाते थे। वे न्यू दिल्ली वाज बुल्ट, जिस समय नई दिल्ली हमारी राजधानी बनी थी, द नेशन म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसराय, क्या दिया है यहाँ पे, हाँ, वायसराय प्लेसेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस एंड द इंस्टीट्यूट्स हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। देखिए, यहाँ पर जब नई दिल्ली का निर्माण किया गया
जिससे हमारी नई दिल्ली बनी थी उस समय यहाँ पर, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखगार जो हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दोनों ही यहाँ के वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए इस घर में, अभिलेखगार में रखे जाते थे। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच इस संस्था के लिए कितना भारी महत्व रखता था। ठीक है, यानी अंग्रेज़ों की सोच को रखने के लिए ही ये डिपार्टमेंट या फिर ये आर्चिव्स बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। देखिए उस समय में कैसे जो सर्वे थे हमारे लिए, वो कैसे इम्पोर्टेंट हो गए थे। कुछ छूटा नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं छूटा है। चलिए देखते हैं। The practices of surveying also become common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. देखिए, सर्वेक्षण यानी कि सर्वे का मतलब सर्वेक्षण, किसी भारतवर्ष के लोगों के बारे में जानना, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे यहाँ पर कृषि हो रही है, इनका कमाई का क्या जरिया है। ठीक है, इन सब के बारे में जो हमारे भारतवर्ष पर रहने वाले अंग्रेज़ थे, उसका वो सर्वे करना चाहते थे, सर्वेक्षण करना चाहते थे। और इस सर्वेक्षण से कैसे इसका बढ़ता जो महत्व था हमारे उपनिवेशवाद के समय, कोलोनाइज पीरियड्स के समय में, क्यों सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट हो गया था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी पूरे भारतवर्ष को जानने के लिए अंग्रेज़ों ने सर्वेक्षण कराया था। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। एक बहुत ही विस्तारित सर्वे, ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में ही पूरे देश भर का जो नक्शा था उसको तैयार किया गया था बड़े पैमाने पर, और उसका सर्वेक्षण किया जाने लगा था। इन द विलेजेस, गाँवों में रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। कर कौन देता है, कौन नहीं देता है, राजस्व कौन देता है, कौन नहीं देता है, इन सब का सर्वेक्षण चल रहा था। द इफोर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, the soil quality, the flora, the fauna, the local historians, and the cropping pattern, all the facts seen as the necessary to know about the administration, the region. देखिए, इस फैक्ट में क्या क्या है भारतवर्ष में, इन सब का सर्वेक्षण, यहाँ के धरती जो मिट्टी है वो कैसी है, क्वालिटी कैसी है सॉइल की, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से हैं, यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं, यहाँ का स्थानीय इतिहास व यहाँ की फसलें जो बोई जा रही हैं वो क्या हैं, इन सब का वो सर्वेक्षण कर रहे थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। देखिए, 19वीं शताब्दी के बाद यानी कि 1881 ईस्वी में हमारा दशकीय सर्वेक्षण शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद यानी 1881 की ये बात है, जिस समय हमारे यहाँ सेंसस जनगणना जो होती है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी और बिल्कुल ब्रॉड पैमाने पे हो चुकी थी। दिस प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। हर एक प्रांत के में कितने लोग हैं, एक एक लोगों की संख्या तक इस सर्वेक्षण में निर्धारित की जा रही थी। ये जनगणना हो रही थी। इस जनगणना में दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द पीपल इन द प्रोविंस ऑफ इंडिया, नथिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, botanical survey, zoological survey, archaeological survey, एंथोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। देखिए,
इस सर्वे के दौरान सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा था कि हमारे भारतवर्ष में कौन सी जाति समुदाय किस इलाके में ज़्यादा व्यवसाय कर रही है, बल्कि इसके अलावा हमारे यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, प्राणी जीव जंतु यहाँ के कैसे हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि पूरा जियोलॉजिकल मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल यानी कि अस्त्र शस्त्र जो है वो कैसे बनाए जा रहे हैं, इन सब का यानी पूरे भारतवर्ष के हर एक पोर्शन का सर्वेक्षण ये अंग्रेज करा रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्लांट दिया गया है, कस्टर्ड एप्पल प्लांट। इसको क्या बोला जाता है, ये शरीफे का पौधा है जिसको कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है। ये 1770 ईस्वी के समय का है, यानी 18वीं शताब्दी का है। Botanical Gardens and the Natural History Museum, established by the British collected plant specimens and the information about their uses. Local artists were asked to draw picture of the specimens. Historians are now looking at the way such information are gathered and what this information reveals about the nature of the colonialized. देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक जो उद्यान थे, यानी कि जो नेचुरल गार्डन जो हुआ करते थे, और जो हमारे प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनके संविधान की जानकारियाँ भी इकट्ठा की गई हैं। यानी उस संग्रहालय में जो मैंने अभी आप लोग को बताया, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संग्रहालय था, उसमें उन लोगों ने पेड़ पौधे के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा करके रखी हैं। इन नमूनों या फिर जो भी ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स का जो फिगर है उसको भी कलाकारों के द्वारा बनाया गया है। जो इतिहासकार थे इस समय, वो इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में और क्या क्या पता चलता है। यानी ये जो पौधा है ये उस समय इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, तभी तो इसको इतना इम्पोर्टेंट से इसको फिगर बना करके इसको म्यूजियम में रखा गया है। सीताफल भी जिसे हम बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ फिनिश होता है बच्चों। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।